हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है, 1829 में खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसमें जो है खासी विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो है राइट आंसर 1829 में खासी विद्रोह जो है इसका नेतृत्व खासी प्रमुख जो है तीरथ सिंह ने किया था। यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खासी पहाड़ियों के बीच से एक सड़क बनाने के प्रयास के खिलाफ जो है शुरू हुआ था और यह जो है खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। इसके जो है विद्रोह के मुख्य पॉइंट जो है कारण की बात करें तो अंग्रेज जो है ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट यानी बांग्लादेश से जोड़ने के लिए खासी क्षेत्र में एक सड़क बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को जबरन श्रम पर लगाया और बाहरी लोगों को वहां बसाना शुरू कर दिया, जिससे खासी समुदाय जो है कि स्वायत्तता खतरे में पड़ गई। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है राजा तीरथ सिंह ने अन्य खासी प्रमुखों और गारो जनजातियों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। नेक्स्ट आता है, इसका परिणाम क्या रहा। तो यह विद्रोह लगभग 4 साल 1829 से 1833 तक चला। खासी योद्धाओं ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, लेकिन ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियारों के सामने उन्हें अंततः समर्पण करना पड़ा। तीरथ सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें ढाका निर्वासित कर दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की नीति किस पुस्तक में वर्णित है। तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीति का सबसे विस्तृत और सटीक वर्णन चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी मौर्यकालीन प्रशासन विशेषकर पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है, इसमें अर्थशास्त्र में जो है वर्णित मुख्य प्रशासनिक बिंदु। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि राजनीति और शासन कला यानी कि स्टेट क्राफ्ट के पर जो है आधारित एक महान ग्रंथ है। इसमें प्रशासन के निम्नलिखित पहलुओं को समझाया गया है। सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, क्षेत्र और जनसंख्या, दुर्ग, किला, कोष, खजाना और दंड, सेना और मित्र जो है इसमें सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो राजा शासन का केंद्र होता था, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। नौकरशाही की बात करते हैं, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों के अध्यक्षों यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्य प्रशासन की एक बड़ी विशेषता उनका मजबूत गुप्तचर जाल यानी स्पाइज था, जिसे अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष जो है कहा गया है। नेक्स्ट आता है, इसमें प्रशासन एक ढांचा के रूप में एक नज़र में देखते हैं तो स्तर है, प्रशासनिक इकाई है और मुख्य अधिकारी है। केंद्र जो है इसमें जो है साम्राज्य प्रशासनिक इकाई के रूप में और सम्राट इसके मुख्य अधिकारी होते थे। प्रांत में जो है यह चक्र प्रशासनिक इकाई, कुमार या आर्यपुत्र इसके मुख्य अधिकारी होते थे। मंडल जो है स्तर पर जो है कमिश्नरी इसकी प्रशासनिक इकाई और मुख्य अधिकारी जो है प्रादेशिक होता था। जिला स्तर पर जो है आहार विषय इसका प्रशासनिक इकाई होता था। राजूक या विषयपति मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट है ग्राम स्तर पर गांव इसकी इकाई होती थी। ग्रामीणी जो है इसका मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तट का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर मुंबई और गोवा के बीच के पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, जो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक जो है यह फैला हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है, पश्चिमी तट के प्रमुख विभाग की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट को अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्न नामों से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें क्षेत्र और जो है तट का नाम आता है। गुजरात के क्षेत्र को जो है काठियावाड़ तट के नाम से
जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का क्षेत्र कन्नड़ या कनारा तट के नाम से जाना जाता है। केरल का क्षेत्र जो है यह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कोंकण तट की विशेषताएं। भूगोल की बात करें तो यह तट काफ़ी कटा फटा यानी कि इंडेंटेड है, जिसके कारण यहाँ कई प्राकृतिक बंदरगाहें जो हैं बना हुआ है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती और आम यानी विशेषकर हापूस व काजू के बागान पाए जाते हैं। पर्यटन की बात करते हैं तो यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री किनारों यानी बीचेज और ऐतिहासिक किलों के लिए दुनिया भर में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2025 में इथोपिया में 12,000 वर्षों के बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसमें ज्वालामुखी आएगा, तो ज्वालामुखी के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर 2025 में इथोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में जो है लगभग 12,000 वर्षों की लंबी सुषुप्ता अवस्था के बाद अचानक विस्फोट हुआ है। तो इसका जो है हेली गुब्बी राइट आंसर होगा। यह घटना भूवैज्ञानिक और दुनिया भर के लिए बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि इस ज्वालामुखी के आधुनिक इतिहास में फटने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था। नेक्स्ट आता है इसमें इस विस्फोट से जो है जुड़ी मुख्य जानकारी। विस्फोट की तिथि, यह विस्फोट 23 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। स्थान की बात करते हैं तो यह ज्वालामुखी इथोपिया के अफर क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी अत्यधिक भूगर्भीय सक्रियता के लिए जो है जाना जाता है। प्रभाव की बात करते हैं तो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे निकला हुआ राख का गुब्बारा लगभग जो है 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है यह पहुंच गया। नेक्स्ट आता है भारत पर प्रभाव। यह ज्वालामुखी से निकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और राख की परतें हवा के साथ बहकर भारत यानी विशेषकर उत्तर भारत, पाकिस्तान और ओमान तक पहुंच गई, जिसके कारण नवंबर 2025 के अंत में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी थी। इसे 12,000 साल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार हेली गुब्बी में होलोसीन युग की शुरुआत से जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक कोई ज्ञात विस्फोट नहीं हुआ था। इसी कारण इसे होलोसीन काल का पहला विस्फोट जो है माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सहायक नदी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख उदाहरण दें। तो इसका जो है राइट आंसर होगा सहायक नदी, यानी ट्रिब्यूटरी जो है उस छोटी या मध्यम आकार की नदी को कहते हैं जो अपना जल मुख्य नदी या किसी बड़ी झील में विसर्जित करती है। सहायक नदियां सीधे समुद्र या महासागर में नहीं गिरती, बल्कि वे मुख्य नदी के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली और विस्तृत जो है बना देती है। जिस स्थान पर सहायक नदी मुख्य नदी से मिलती है उसे संगम कन्फ्लुएंस जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें सहायक नदियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में जो है इसमें देखते हैं। तो भारत और विश्व की कुछ प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के उदाहरण जो है हम लोग देखते हैं। तो मुख्य नदी और प्रमुख सहायक नदियां, तो इसमें गंगा आता है। गंगा नदी जो है मुख्य नदी है। इसकी सहायक नदियों में यमुना है, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा और चंबल नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है सिंधु, यानी जिसको इंडस बोलते हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित, दिबांग, तीस्ता और सुबनसिरी जो है इसकी सहायक नदियों में से एक है। यमुना जो है, यमुना की सहायक नदियां केन, बेतवा, चंबल जो है यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अमेजन विश्व की जो है यह मदिरा और रियो निग्रो जो है इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी की मुख्य विशेषता है जल का प्रवाह। यह हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहती हुई मुख्य नदी की ओर जो है यह जाती है। अपवाह तंत्र की बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो सहायक नदियां और मुख्य नदियां मिलकर एक नदी तंत्र या बेसिन का निर्माण करती है। वितरिका से भिन्न, डिफरेंस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरी। सहायक नदी मुख्य नदी में जल जोड़ती है, जबकि वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य नदी से अलग होकर अपना रास्ता बनाती है, जैसा कि डेल्टा क्षेत्रों में देखने को
मिलता है। रोचक तथ्य की बात करें तो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र संगमों में से एक है, जहाँ यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में उसमें जो है विलीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राठवा निघेर। राठवा निघेर जो है यह किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राठवा निघेर के बारे में जो है प्रसिद्ध नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यह गुजरात राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऊर्जावान लोक नृत्य है। इसके बारे में और आगे जानते हैं। यह मुख्य रूप से जो है गुजरात के छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में रहने वाले राठवा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। राठवा निघेर की मुख्य विशेषताएं। अवसर की बात करते यह नृत्य मुख्य रूप से होली यानी फागुन के त्यौहार के दौरान किया जाता है। इसे घेर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नर्तक एक घेरा यानी सर्किल बनाकर नाचते हैं। वेशभूषा की बात करते हैं। पुरुष नर्तक बहुत ही आकर्षक और रंगीन वेशभूषा पहनते हैं। वे अपने शरीर पर मिट्टी और रंगों से चित्रकारी करते हैं और मोर और पंख से सजी जो है इसमें क्या होता है पगड़ी पहनते हैं। संगीत और वाद्य यंत्र की बात करें तो इस नृत्य में ढोल, शहनाई और घुंघरू की थाप का प्रमुख महत्व है। नर्तक अपनी कमर पर बड़े बड़े घुंघरू यानी किंकिनी बांधते हैं, जिससे नाचते समय एक विशेष लयबद्ध ध्वनि निकलती है। नृत्य की शैली। इसमें नर्तक ऊंची छलांग लगाते हैं और हाथ में लकड़ी के डंडे यानी तीर कामठा के प्रतीक के रूप में लेकर कलाबाजियां दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ता है? यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे 5वीं लंबी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है भारत के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ती है, जिसमें दिल्ली उत्तर में, मुंबई पश्चिम में, चेन्नई दक्षिण में, कोलकाता पूरब में। इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है। इसमें जो है इसकी शुरुआत इसकी आधारशिला 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी और यह 2012 में जो है पूरी तरह संपन्न हुआ। उद्देश्य की बात करते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक केंद्रों के बीच परिवहन के समय और दूरी को कम करना है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है उत्तर से पूर्व खंड में दिल्ली से कोलकाता 1454 किलोमीटर है। दक्षिण से पूर्व में कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम से चेन्नई से मुंबई जो है यह 1290 किलोमीटर है। और उत्तर से पश्चिम यानी मुंबई से दिल्ली जो है 1419 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद द्वारा अलग अलग किस पुस्तक का वर्णन किया गया है? तो इन चारों महान साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य को अमर कृतियां दी हैं। यहाँ इनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों का विवरण जो है हम लोग देखते हैं। पहला आता है इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हें साहित्य सम्राट कहा जाता है और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति में से एक है आनंद मठ। आनंद मठ की बात करें तो यह जो 1882 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इनके अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें कपाल कुंडला, देवी चौधरानी और राज सिंह, ये सभी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं। उनमें से प्रसिद्ध पुस्तक जो है बहुत सारे आते हैं। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है। गीतांजलि यह कविताओं का एक संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें भक्ति और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम झलकता है। गोरा जो है यह उनका सबसे बड़ा उपन्यास है जो राजनीति, धर्म और राष्ट्रीयता पर चर्चा करता है। अन्य प्रसिद्ध की बात करते हैं। अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें काबुली वाला, कहानी, घर बाहर और पोस्टमार्टम, ये सभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक आते हैं। नेक्स्ट है शरत चंद्र चटर्जी। ये अपनी संवेदनशील और सामाजिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। देवदास यह उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिस पर कई बार फिल्में भी बनी हैं। यह प्रेम और आत्मविनाश की एक मार्मिक कहानी है।
श्रीकांत यह 4 भागों में फैला एक व्यापक उपन्यास है जिसे उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक गिना जाता है। शरत चंद्र चटर्जी द्वारा अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें चरित्रहीन, परिणीता और पाथेर दावी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट आता है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता है, गोदान की बात करते हैं, यह इनका सबसे महान उपन्यास माना जाता है। यह भारतीय किसान की त्रासदी, ऋणग्रस्तता और सामाजिक शोषण का सजीव चित्रण जो है दर्शाता है। गबन की बात करते हैं, यह मध्यम वर्ग की दिखावे की प्रवृत्ति और नैतिक पतन की कहानी है। अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें जो है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निर्मला, करम भूमि, मानसरोवर, कहानी संग्रह और ईदगाह जो है यह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट आता है आसियान में कौन कौन से देश आते हैं। तो आसियान जो है इसका राइट आंसर, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। वर्तमान में आसियान में कुल 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं। इनके नाम जो है हम लोग देखते हैं। तो आसियान के 10 अस्थायी सदस्य देश में जो है इंडोनेशिया आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है और इसमें जो है सिंगापुर आता है, सिंगापुर है, उसके बाद म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, ब्रुनोई है। ये सभी जो है आसियान के जो है प्रमुख 10 देश हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मुख्यालय आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। स्थापना, इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षरित के साथ जो है हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें नया सदस्य जो है भावी। पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर को सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसे अभी पूर्ण सदस्यता की प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है। आसियान का महत्व, यह संगठन जो है इन देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है भारत और आसियान। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन वह इसका एक महत्वपूर्ण संवाद भागीदार, डायलॉग पार्टनर है। भारत की एक्ट ईस्ट जो है नीति में आसियान देशों की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में कन्नगी के जीवन का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर प्राचीन तमिल साहित्य के महान महाकाव्य शिल्पाधिकारम में कन्नगी के जीवन का अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण किया गया है। इसे तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों द 5 ग्रेट इपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिल्पाधिकारम और कन्नगी की कथा। इसमें जो है रचनाकार की बात करें तो इसका जो है इस महाकाव्य की रचना इलांगो अडिगल ने की थी, जो एक चेर राजकुमार और जैन भिक्षु थे। अर्थ की बात करें तो शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी, द टेल ऑफ एन एंकलेट। कहानी का सार है यह महाकाव्य कन्नगी और उसके पति कोवलन के इर्द गिर्द घूमता है। कोवलन एक नर्तकी माधवी के प्रेम में अपनी सारी संपत्ति खो देता है, लेकिन बाद में पश्चाताप कर अपनी पत्नी कन्नगी के पास जो है वह लौट आता है। नेक्स्ट है न्याय और क्रोध। न्याय और क्रोध, जब वे नया जीवन शुरू करने के लिए मदुरै जाते हैं तो कोवलम पर रानी का पायल यानी नुपुर चुराने का झूठा आरोप लगाया जाता है और पांड राजा द्वारा उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। अपनी निर्दोषता और पति के प्रति न्याय के लिए कन्नगी राजा के दरबार में अपनी जो है दूसरी पायल तोड़कर सच साबित करती है। उसके क्रोध से पूरा मदुरै शहर जलकर भस्म हो जाता है। कन्नगी का सांस्कृतिक महत्व, सतीत्व का प्रतीक। कन्नगी को दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु और केरल में पत्तिनी देवी के रूप में पूजा जाता है, जो सतीत्व और न्याय की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट आता है संगम काल की झलक। यह पुस्तक उस समय के चोल, चेर और पांड राजाओं के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सजीव वर्णन
करती है। मूर्तिकला की बात करें तो मदुरै और चेन्नई यानी मरीना बीच में कन्नगी की मूर्तियां आज भी उनके साहस की याद दिलाती है, जिनमें वे हाथ में पायल लिए दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में आता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान आता है। यह भारत की वर्षा का सबसे प्रमुख स्रोत है, जिससे देश की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75 से 80% हिस्सा प्राप्त होता है। मानसून आने का क्रम, मानसून आने का क्रम जो है यह केरल में प्रवेश 1 जून में करता है। सामान्यतः मानसून सबसे पहले 1 जून के आसपास केरल के तट से टकराता है। पूरे भारत में विस्तार जुलाई के मध्य तक, जून के अंत तक यह मुंबई और मध्य भारत पहुंचता है और 15 जुलाई तक यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तर भारत और राजस्थान सहित में फैल जाता है। वापसी सितंबर, सितंबर के मध्य से मानसून पीछे हटना विड्रॉवल शुरू कर देता है। और इससे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है दो जो है मुख्य शाखाएं होती हैं। इस 2 मुख्य शाखाएं में जब यह मानसून भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से टकराता है तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अरब सागर शाखा, यह पश्चिमी घाटों से टकराकर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी वर्षा कराता है। बंगाल की खाड़ी शाखा, यह म्यांमार और उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय की पहाड़ियों की ओर बढ़ती है, जिससे वहां अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। मानसून 2026 की स्थिति, चूंकि आज 23 मार्च 2026 है तो अभी भारत में ग्रीष्म ऋतु समर की शुरुआत हो रही है। मानसून आने में अभी लगभग 2 महीने का समय शेष है। किसान और मौसम विभाग अभी से इसके पूर्वानुमान पर नज़र रखना शुरू कर देंगे, अभी से इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें, तमिल और कन्नड़ को किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर, भारत सरकार ने जो है तमिल और कन्नड़ को अलग अलग वर्षों में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया था। पहला आता है तमिल, तमिल भाषा को जो है वर्ष 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। महत्व की बात करते, तमिल पहली भारतीय भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसकी प्राचीनता और समृद्ध साहित्यिक परंपरा यानी संगम साहित्य के कारण इसे यह सम्मान मिला। दूसरा आता है कन्नड़, वर्ष 2008 में। महत्व की बात करते हैं तो कन्नड़ को तेलुगु के साथ ही 2008 में इस श्रेणी में शामिल किया गया था। इसका साहित्य 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भारत की वर्तमान शास्त्रीय भाषाएं जो है अक्टूबर 2024 के अपडेट के साथ जो है इसमें हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब कुल जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का लाभ, राष्ट्रीय पुरस्कार, इस भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्कृष्टता केंद्र की बात करते हैं तो उत्कृष्टता केंद्र में इन भाषाओं के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाती है। विश्वविद्यालय पीठ, यूजीसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के लिए विशेष शोध पीठ चेयर्स स्थापित जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भाषा है और घोषित वर्ष है। तमिल को जो है 2004 में घोषित किया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया था, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी को 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृत को 2024 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें, असमियों को 2024 में और बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषद में कानून बनाने के प्रस्ताव में जो है जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर, भारतीयों को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कानून बनाने की प्रक्रिया और प्रस्तावों से जोड़ने की शुरुआत मुख्य रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से हुआ था। हालांकि समय के साथ विभिन्न अधिनियमों द्वारा इस भागीदारी का विस्तार किया गया और यहाँ इसके जो है क्रमिक विकास का विवरण हम लोग देखते हैं। इसमें जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है आता है 1861 जो है यहाँ से
शुरुआत होता है। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय को जो है कानून बनाने के कार्य में शामिल करने का आधार रखा। प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रमुख सदस्य के रूप में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का विस्तार। इस अधिनियम ने भारतीयों की भूमिका को थोड़ा और प्रभावी बनाया। बजट पर चर्चा। अब भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, हालांकि उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है इसमें भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम यह अधिनियम भारतीयों की भागीदारी के मामले में एक बड़ा कदम था। संख्या में वृद्धि, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। प्रश्न पूछने का अधिकार। सदस्यों को पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने और बजट पर प्रस्ताव लाने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट आता है इसमें कार्यकारी परिषद की बात करते हैं। पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य रूप से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण देने के लिए पारित किया गया था, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 प्रमुख जगहों पर बदलाव किए गए और नए अनुच्छेद को जोड़े गए। इसमें पहला आता है मौलिक अधिकार में। तो मौलिक अधिकार में जो है फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 19 का 1 का क्लाउज सी, इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब जोड़ा गया। अब भारत के नागरिकों के लिए सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार बन गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, डीपीएसपीज में जो है अनुच्छेद 43 का बी, यह एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरा नया भाग की बात करते हैं। संविधान में एक नया भाग 9 का बी जोड़ा गया, पार्ट 9 बी, जिसका शीर्षक सहकारी समितियों से संबंधित था। इसमें जो है अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद के रूप में 243 के जेड से 243 के जेड टी तक शामिल है। ये अनुच्छेद समितियों के बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनके चुनाव, ऑडिट और समितियों के प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नियम निर्धारित करते हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन के एक बड़े हिस्से भाग 9 बी को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाली सहकारी समितियों के लिए से राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित नहीं कराया गया था। हालांकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अभी भी प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जोड़ा जाता है और मनोनीत किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है। इन सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। और यह क्षेत्र जो है होता है लिटरेचर यानी साहित्य का क्षेत्र, साइंस का यानी विज्ञान का क्षेत्र, आर्ट यानी कला का क्षेत्र, समाज सेवा सोशल सर्विस का क्षेत्र। मनोनयन से जुड़ी मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति संविधान का अनुच्छेद 80 का क्लाउज 1 का ऑप्शन ए से तहत प्राप्त है। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिना चुनाव लड़े सदन में होने का अवसर देना है ताकि देश को उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ मिल सके। कार्यकाल की बात करते हैं, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल भी निर्वाचित सदस्यों की तरह 6 वर्ष का होता है। अधिकार, ये सदस्य सदन की हर प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में
मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। हालांकि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट जो है वह दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्तमान स्थिति की बात करते हैं 2026। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इन सीटों पर नियुक्त करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा सुधार। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट आता है भंवर पट्टी और तराई पट्टी क्या होता है। तो इसमें भंवर पट्टी और तराई पट्टी से संबंधित प्रश्न है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को उसकी भू आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें भंवर, तराई, बांगर और खादर होता है। यह भंवर और तराई के बीच जो हम लोग उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो भंवर पट्टी की बात करें तो यह हिमालय के शिवालिक ढलानों के ठीक नीचे स्थित से एक संकीर्ण पट्टी है। चौड़ाई इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर होती है। संरचना यह कंकर, पत्थर और भारी बजरी से बनी होती है। जब नदियों पर्वतों से नीचे उतरती है तो वे अपने साथ लाए गए भारी पत्थरों को इसी क्षेत्र में जमा कर देती है। नेक्स्ट आता है विशेषता। इस क्षेत्र की पारगम्यता इतनी अधिक होती है कि छोटी नदियां और धाराएं पत्थरों के नीचे अदृश्य डिसअपियर हो जाती है और धरातल पर दिखाई नहीं देती। यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई मिट्टी की बात करते हैं। भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को तराई कहते हैं। नदियों का पुनर्गमन। भाबर क्षेत्र में गायब हुई नदियां इस पट्टी में फिर से सतह पर दिखाई देने लगती है। विशेषता की बात करते हैं। अधिक जल के कारण यह क्षेत्र नम और दलदली होता है। यहाँ घने जंगल और विविध वन्यजीव जो हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है खेती। तराई क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। जंगलों को साफ करके अब यहाँ भारी मात्रा में गन्ना, धान और गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो अनार पोमीग्रेनेट का खाने योग्य भाग बीज, चोल या एरिल कहलाता है। अनार के फल के अंदर जो लाल या गुलाबी रंग के रसीले दाने दिखाई देते हैं वे वास्तव में बीज के चारों ओर लिपटे हुए गुद्देदार आवरण होते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो संरचना। अनार के फल के बाहरी सख्त छिलके एक्सोकार्प को नहीं खाया जाता। खाने योग्य भाग इसके रसीले बीज, सीड्स विद जूसी कोटिंग होते हैं। वैज्ञानिक नाम जो है अनार का वनस्पतिक नाम पुनिका ग्रैंटुम है। पोषक तत्व इसके एरिल में विटामिन सी, पोटेशियम और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम और उसके पोस्ट कौन सा है। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। इसमें कुल 14 मंत्री शामिल थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्यभार संभाला। यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की पूरी सूची और उनके विभाग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947। इसमें जो है इसका जो है लिस्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मंत्री का नाम है, विभाग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा से संबंधित थे। जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन से थे। आर के सन्मुखम शेट्टी यह वित्त मंत्री से थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये विधि यानी लॉ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट आता है इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ से थे। जगजीवन राम श्रम से थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य संबंधित थे। सी एच भाभा कॉमर्स यानी वाणिज्य से थे। रफी अहमद किदवई यह संचार से थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल एवं आपूर्ति से संबंधित थे। और नाहर विष्णु गाडगिल जो है यह कार्य एवं खाद्यान्न एवं शक्ति से संबंधित थे।
राजकुमारी अमृत कौर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री थी। आर के शनमुखम चेट्टी, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। विविधता की बात करते इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के अलावा अन्य दलों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया गया था, ताकि राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट अगस्त 2 सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार इस महाद्वीपीय खिताब पर जो है कब्जा कर लिया। इस जीत की जो है मुख्य बातें हैं, फाइनल में जो है स्कोर की बात करते हैं। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से शिकस्त दिया था। नेक्स्ट आता है प्रमुख स्कोरर। फाइनल में दिलप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल किए। सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने भी 1-1 गोल किया। विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में होगा, के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट आता है चौथी खिताब की बात करते हैं। भारत ने इससे पहले 2003, 2007 और 2017 में एशिया कप जीता था। 2025 की यह जीत 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आई है। टूर्नामेंट के अन्य पुरस्कार। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हीरो ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक रहे, जो कि भारत के तरफ से थे। तीसरा स्थान मलेशिया ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025-26 में कहाँ किया गया? तो इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 जो है, यह 2026 की शुरुआत का सबसे बड़ा आयोजन है। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका किया गया। तिथि की बात करते हैं तो 16 से 20 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, यह जो है ग्लोबल साउथ के किसी देश द्वारा आयोजित पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट आता है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच यह 22वां सम्मेलन था। स्थान की बात करते हैं तो कुआलालंपुर, मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। नेक्स्ट इसमें आता है तिथि की बात करते हैं तो तिथि के रूप में जो है 26 अक्टूबर 2025। विशेष इसमें वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया। किसको? तो 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मिशन सुदर्शन चक्र किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिशन सुदर्शन चक्र योजना जो है किस मंत्रालय से है? तो मिशन सुदर्शन चक्र भारत की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा पहल है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किया था। तो यह जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यह मिशन मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मिशन सुदर्शन चक्र की मुख्य विशेषताएं। बहुस्तरीय सुरक्षा कवच। यह इजराइल के आयरन डोम की तरह एक स्वदेशी और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना है। यह देश को मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों, रॉकेट हमलों से बचाएगा। 2035 का लक्ष्य। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2035 तक पूरे भारत में एक व्यापक और एकीकृत सुरक्षा कवच स्थापित करना है। नेक्स्ट आता है व्यापक कवरेज। यह केवल सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि भारत के महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल, रेलवे, रणनीतिक संपत्तियों जैसे परमाणु संयंत्र और धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वदेशी तकनीक। इस मिशन के तहत सभी रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलें और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया और शोधित होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और साइबर सुरक्षा का भी समावेश देखने को मिलेगा। रक्षा और जवाबी हमला। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह यह मिशन न केवल रक्षा करेगा बल्कि दुश्मन के हमलों का सटीक और घातक जवाब
देने की क्षमता भी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1817 में पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1817 के प्रसिद्ध पाइका विद्रोह के मुख्य नेता बख्शी जगबंधु थे। कौन थे? बख्शी जगबंधु। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध उड़ीसा में हुआ एक सशस्त्र संघर्ष था, जिसे कई इतिहासकार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। पाइका विद्रोह और बख्शी जगबंधु के बारे में मुख्य जानकारी। पूरा नाम बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय है। पद की बात करें तो वे खुर्दा के राजा के सैन्य दल पाइका के कमांडर इन चीफ यानी बख्शी थे। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व नीतियों में बदलाव, नमक पर कर और बख्शी जगबंधु की पैतृक संपत्ति किला रोडांग को धोखे से छीन लेना इस विद्रोह का प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोह का स्वरूप की बात करते हैं। 1817 में जगबंधु ने घुमसर के कंधों और पाइक योद्धाओं को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने खुर्दा पर कब्जा कर लिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल गवर्नर द्वारा की जाती है। हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक बारीकी है जो अक्सर परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। भले ही इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास नहीं होता है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और आयोग की सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल आयोग के किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति। एसपीएससी के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। यदि मामला कदाचार मिसबिहेवियर का हो तो राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के केस में गिरफ्तार कर कौन सा जेल भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह सेडिशन के मामले में गिरफ्तार कर म्यांमार तत्कालीन बर्मा की मांडले जेल में भेजा गया था। उन्हें उनके अखबार केसरी में छपे लेखों के आधार पर देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था और 6 वर्ष के काले पानी की सजा सुनाई गई थी। मांडले जेल और तिलक से जुड़े जो है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो इसमें जो है जेल की अवधि की बात करें तो वे 1908 से 1914 तक इस जेल में रहे थे। प्रसिद्ध रचना। मांडले जेल के एकांत कारावास के दौरान इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी, जो भगवत गीता की कर्मयोग पर आधारित व्याख्या है। लेख का विषय। तिलक को 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया का समर्थन करने और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना करने के कारण जो है सजा मिली थी। ऐतिहासिक क्षण। जब जज ने उनसे पूछा क्या उन्हें कुछ कहना है तो तिलक ने कहा था, मेरा मानना है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कानून की व्याख्या जो भी हो, नियति ने शायद यही तय किया है कि मेरे स्वतंत्र रहने की तुलना में मेरे कष्ट सहने से ही मेरे देश का हित होगा। यह जो है सुभाष चंद्र बोस के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह कहा गया था। तिलक की अन्य गिरफ्तारियां। इससे पहले भी 1857 में उन्हें जो राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की जेल हुई थी, जिसके बाद उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। उस समय उन्हें मुंबई की यरवदा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2026 में जो लाइट हाउस महोत्सव से संबंधित प्रश्न है, इसका राइट आंसर भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026 इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 2026 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। इस महोत्सव का तीसरा संस्करण 3rd एडिशन था। इसके आयोजन से जुड़ी मुख्य जानकारी हम लोग आगे इसमें देखते हैं। आयोजन का विवरण। स्थान जो है MGM पार्क विशाखापट्टनम में किया गया था। तिथि जो है 9 से 10 जनवरी 2026 को किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। महोत्सव की मुख्य विशेषताएं और घोषणाएं।
लाइट हाउस म्यूजियम। इस अवसर पर विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के पहले लाइट हाउस संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई। इसके लिए विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और लाइट हाउस महानिदेशालय के बीच समझौता हुआ। इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर ISTC। केंद्रीय मंत्री ने विशाखापट्टनम में ही भारत के पहले शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की घोषणा की, जो समुद्री शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। नेक्स्ट आता है इसमें सांस्कृतिक विविधता। मौसम में उत्तर पूर्वी भारत, असम का बिहू, मणिपुर का पुंग चोलम आदि सहित देश के विभिन्न तटीय क्षेत्रों की लोक कलाओं और व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। लक्ष्य की बात करते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत के ऐतिहासिक प्रकाशन स्तंभों, लाइट हाउस को प्रमुख पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इसमें आता है पिछले संस्करणों पर जो एक नज़र देते हैं। पहला 2023 में हुआ, फोर्ट अगुआरा गोवा में हुआ। दूसरा 2024 में पुरी उड़ीसा में हुआ और तीसरा 2026 विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो राइट आंसर 10 डिग्री चैनल भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। यह जलमार्ग बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भौगोलिक रूप से उत्तर में स्थित अंडमान को दक्षिण में स्थित निकोबार से विभाजित करती है। मुख्य विवरण की बात करते हैं तो नाम का कारण, इसका नाम 10 डिग्री इसीलिए है क्योंकि यह भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड रेखा पर स्थित है। चौड़ाई की बात करते हैं तो यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। विशिष्ट द्वीप, अधिक सटीक रूप से यह लिटिल अंडमान या अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप और कार निकोबार यानी निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट इसमें आता है चैनल जलडमरू मध्य और किनके बीच स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप यानी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है और जो है इसमें पाक जलडमरू मध्य, यह जो है भारत और तमिलनाडु यानी भारत तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट आता है दावंडी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर दावंडी मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है। यह देखने में छोटे डमरू जैसा होता है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में लोक गायकों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बजाया जाता है। तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मासी ऑल वेदर सड़कों का निर्माण कर उन्हें मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ना था। नेक्स्ट आता है कूनो नेशनल पार्क के अलावा चीतों के लिए, मतलब कूनो नेशनल पार्क के अलावा चीतों के लिए जो है दूसरा घर कौन सा बनाया गया है? यहाँ चीतों होगा, तो चीतों के संरक्षण और उनके विस्तार के लिए कूनो नेशनल पार्क के बाद दूसरा घर मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर अभ्यारण्य को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर गांधी सागर अभ्यारण्य हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।